अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं डमी म्यूजियम से शेख साहब। जान खुदा को देनी है, दो चार सीधी सीधी सच्ची खरी बातें मैं करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किधर हैं वो लोग जो बड़ा हंसा करते थे, मुझे फाल निकालने वाला तोता कहा करते थे, जो मुझे कहते थे कि इसको पशिनगोइयां लगी रहती हैं, इसकी कौन सी पशिनगोई सही हुई है। आज मैं उनसे कहता हूं, नून में से शीन निकली कि नहीं निकली, मुझे कोई यार इसमें नहीं है। मैं अपने पसंदीदा सियासतदान का तारफ करवाने आपसे जा रहा हूं। बेशक उनका ताल्लुक नून लीग के साथ है, किसी तारफ के मोहताज नहीं। शेख रोहेल असगर, वेलकम टू द शो सर। इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, मेरा एक पैगाम आपने शहबाज शरीफ तक पहुंचा देना है। अगर वो बखैर वफियत मुल्क से बाहर जाना चाहता है विद इन 15 डेज, तो मेरे सामने हाजिर होके उसको माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे सामने पेश होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आपने कितनी बड़ी बात की कि जाओ शहबाज शरीफ को कहो मेरे सामने आए। मुझे देख के आपके तोते उड़ जाते हैं। शेख साहब, अगर हमारे तोते उड़े होते ना, दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई ना होती, अख्तलाफ राय ना होता। बिल्कुल नहीं। मरियम डिनर में जरूर शिरकत करती। बिल्कुल नहीं है। आज आप देखें ना, ये तो आपको मेरे ख्याल में शायद फिर आपको इल्म नहीं है, या आपके जो बताने वाले आपको बताते नहीं है। आज मीटिंग में मरियम थी साथ और एक ही गाड़ी में गए थे। अब जब आप किसी से पूछ के बोलेंगे तो फिर इसी किस्म के आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। देखें शेख साहब, अब आप मेरी बातों को दाएं बाएं घुमा। मैं तो सही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नून लीग? मेरे ख्याल में आने वाला कल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही है। मार्क माई वर्ड शेख साहब, अगले दौर में आप सिर्फ पंजाब में होंगे लूले लंगड़े से, मैं बता रहा हूँ आपको। आपकी ख्वाहिश हो सकती है। रोहेल साहब, आपकी बातों से लगता है कि आपको बयानिया शहबाज शरीफ का पसंद है और शख्सियत नवाज शरीफ की। हकीकत क्या है? नवाज शरीफ रूए रवा है इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। ठीक, अगर कोई खुशफहमी का शिकार है बशमूल मेरे, तो मेरे साथ शायद वो बहुत बड़ी अहमकों की जन्नत में रहता है। मरियम ने अपने आप को मनवा लिया। आप ये कह सकते हैं कि बात वही है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की टोन ज़रा नरम है। अंकल, अपने हाथ दिखाइए। जनाब, आपके तो हाथों पर उंगलियां सारी मौजूद हैं। उसकी वजह ना पापा क्या वजह क्या? बेटा मैं तेरा हाथ नहीं मिलाया। लेकिन पापा क्यों कहते हैं नून लीग वाले उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं? बड़ा बदतमीज है, उंगली की जगह तो मेरा सर कटवाएगा। शेख साहब, आपकी सियासत में एक फेज ऐसा आता है कि आप गायब हो जाते हैं, फिर एक सियासत में आपके फेज ऐसा आता है अचानक से नमूदार हो जाते हैं आप। ये क्या वजह है? मैं सियासत अपनी बिल्कुल सीधी और साफ रखता हूँ। आपकी तरह मैं ये नहीं करता ना कि आज मैं उसके गुन गा रहा हूँ, आज उसके गुन गा रहा हूँ, कल मैं उसके गुन गा रहा हूँ। नहीं तो गायब क्यों हो जाते हैं आप भी? मैं गायब बिल्कुल नहीं होता, मंजरे आम पे नहीं आते? बिल्कुल नहीं हूँ। सिर्फ हाँ, ये आप कह सकते हैं शेख साहब कि मैं टॉक शोज को उधर अवॉइड करता हूँ। इसलिए क्यों? वो इसलिए आपने मेरी नकल उतारी है। आप में कोई ऐसी चीज है जिसमें नकल उतारी है? अंकल, आपके हाथ भी खुले हैं, पैर भी खुले हैं, आपकी बेड़ियां किधर हैं? मेरी बेड़ियां डुबवाएगा उनके हाथ। क्यों पूछ रहे हो बेड़ियों का? ओ पापा कहते हैं शहद खकान बासी आ गए, इनकी बेड़ियों में बट्टे डालेगा। अच्छा, बेड़ियां, किश्तियों की बात कर रहे हैं। आप क्या दूसरी बेड़ियां समझे थे? छोटा बच्चा ना जी, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं तो शायद खकान बासी का जिक्र आते ही आप खामोश हो गए हैं। मेरा तो उसके साथ बड़े प्यारे मरासम है। मैंने पूछा आपके कैसे मरासम है? पार्टी के कैसे हैं ताल्लुकात? मैंने बताया जी, मेरा बताना फर्ज है ना। तो मरियम नवाज और शायद खकान बेटी है मेरी मरियम, बेटियों की तरह शहबाज शरीफ और शायद खकान अब्बासी। सियासत है उनकी, इधर और तरह की सियासत है, उनकी और तरह की सियासत है। फिर आप कहते हैं मैं सीधी बात करता हूँ। मैं तो बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं। बात में सियासत आपने घसेड़ी है। मैंने आपको बताया चौधरी निसार को माफ़ कर दिया गया? नहीं, मैं इस किस्म लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। मैं कल तक आप भी उनके गुन गाया करते थे चौधरी साहब के। तो मैं किसी ज़माने में नवाज शरीफ की चुमियाँ भी लेता था, बल्कि वो मेरी पपियाँ लेते थे।
तौबा तौबा नौजुबिल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता, मैं इतने बुरे वक्त कभी भी नहीं आया था। आपने तस्वीर देखी होगी। मैंने देखी, आपको करते हुए देखा। यार आज मुझे भी एक सच्ची बात कर लेने दें। जी जी फरमाएं जनाब। भाई कुछ लोग कहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता नून लीग की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। मैं घास खा लूंगा, नून लीग में नहीं जाऊंगा। अंकल आपके घर में फ्रिज है? मेरे नाल बैठी ही है। नून लीग वालों के घर सब में घर में फ्रिज है। सबके घर में फ्रिज है। पापा फिर क्यों कहते हैं मरियम बाजी बर्फ विच लग गई है? नहीं सर, माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो तेरी माँ को कह रहा था कि मरियम मुझे बर्फ दे, मैंने लस्सी में डालनी है। ये हाल है हमारी कौम का। और शेख साहब बच्चा बड़ा खतरनाक है, तो छोटे होंगे जेल कट्टी है। अच्छा वो क्यों? अद्धी छुट्टी वाले भूख लगी तो मास्टर की लत खा गया। अच्छा शेख साहब ये बताएं, आप खास लाहौर के जमपल हैं, पंजाबी आप बोलना पसंद करते हैं, धोती आप पहनते हैं, ये बताएं कि पुराने लाहौर में और आज के लाहौर में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब अब तो बड़ा फैल गया ना लाहौर। जी उस वक्त एक ट्रेडिशनली लाहौर का जो था हुस्न, वो अपनी जगह मौजूद था। अंदरून शहर था, गलियां थी, बाजार थे, गप मारना, थड़ों में बैठना, एक दूसरे के साथ शीरो शक्र बनना, दोस्तियाँ, इस किस्म का जो माहौल था वो अब देखने में नहीं आता। और चूँकि अब बहुत सारी आबादी जो है बाहर से लोग आके मुकीम हो गए लाहौर में जी, तो वो लाहौर की वो जो असल थी हैबत वो बिल्कुल बदल गई। अंकल मुझे ना भूख लगी है, तो आप अंकल शहबाज से कहकर मुझे चावल बर्गर नगेट्स बल्कि बड़ी डील मंगवा दें। बड़ी चीज़ की मतलब सानू खा जाओ। पापा कहते हैं अंकल शहबाज अच्छी डीलें कर लेते हैं। इसके पापा कहते हैं अंकल शहबाज अच्छी डीलें कर लेते हैं। मैं तो कह रहा था कि वो इतने दिल के बड़े हैं, लोगों को बड़ी डील देते हैं, अक्सर माफ कर देते हैं। ये तुम बच्चे हो ना, पता नहीं है। इस दफा तो बच गया जी। अच्छा जी, वाकई तरह पुत्र है, ये एलियन सियारे जो डिगा है। मेरे नसीब अल्लाह वो हॉस्पिटल गिरे जिसमें ये पैदा हुआ। शेख साहब जी, आपको प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर स्कूल से निकाला था, ऐसा क्या किया था आपने? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मेरे ख्याल में शायद पब्लिकली आप बता नहीं सकते। अजी शेख साहब की बातों में ना आना, मैं स्टूडेंट लीडर था। ये तो आज बने हैं लीडर, मैं स्टूडेंट लीडर था। फिर निकाले क्यों गए थे आप? निकाला नहीं गया था, मैंने खुद छोड़ा था। नजरियाती आदमी था जी। ये सिर्फ सियासी जमातों से निकाले गए, वैसे स्कूल शेख साहब देखें क्या जाता है, कम से कम अब फिर निकाले जाएंगे। इंतजार कीजिए। अंकल आप जमीन पर बैठ जाते हैं? ये तनु मैं ही अंकल नजर आना, बाकी कौन नहीं अंकल गए। नहीं उनसे तुम मैंने आपसे पूछा। भाई अंकल अंकल क्यों कहते हो? तुम भाई बैठ के बात कर हाँ, सकते हो। भाई आप जमीन पे बैठ जाते हैं? नहीं मैं बैठ जाना, तू नहीं बैठ सकता। ये जमीन पे बैठता, जमीन और नीचे बैठ जाती है। 4 रुपए पे बैठ जाते हैं? बेटे क्या बात है? ऐसे सवाल करो जेड़े मैं जिदा कोई चंगा जवाब दिया। ये बताएं फत्ते पे बैठ जाते हैं? मैं लेट जाना यार। फिर पापा क्यों कहते हैं नून लीग वाले बैठने के लिए गोद ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। यही तो बातें मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। नून लीग का ओरिजिन देखें आप। ये मैं ही था जिसने परवेज मुशर्रफ को यहाँ से भगाया था। आपने ये सवाल जो किया था ना, वो ये है कि शेख साहब तो खुद भूल गए हैं कितनी गोदों में अब तक बैठ चुके हैं। शेख साहब उतना बड़ा झूठ के मुशर्रफ को आपने भगाया था। और किसने भगाया था? जितनी अकीदत आपको मुशर्रफ साहब से रही है और खान साहब को रही है, वो इतनी तो किसी को भी नहीं रही। न क्या अकीदत रही है? मैं क्या मुशर्रफ के ऊपर चादरें चढ़ाता रहा हूँ? अकीदत रही है। आप बताया करते थे हर शाम उनके साथ गुजरती है। हर शाम गुजरती है। वो गाता अच्छा था, मैं उसको सुनने के लिए जाता था। आज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वो गाता अच्छा था, ये तबला बहुत अच्छा बजाता जी। नहीं तो शेख साहब चलें ठीक है, मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब जो मोहम्मद रफी से भी अच्छा गाना गाते हैं, उसे तबला कौन बजाता है? तू जा यार। एक सब कोई बात नहीं, गल पे तबला बजाना ही पैंदा है। शेख साहब माने इस बात को। ये तू तबला अच्छा बजाते हैं।
खुदा का नाम है शेख साहब, आप 2 मिनट चुप हो गए, नहीं सुन सकते कैसे सियासतदान? सियासतदानी कैसा जो चुप हो जाए? अच्छा, अभी ये मुंह पे मुकर रहे हैं ना, मैं आपको दिखाऊं ये तबले की क्या इन पे असर होता है। भाई जरा हल्का सा। नहीं कोई असर चल, नहीं होता। चल। बजाओ बजाओ। ये वजीर दाखिला है शेख साहब, वजीर दाखिला है, कोई मजाक नहीं है। ये तबले शबले मतलब में फर्क होता है बहुत। और ये मैं समझता हूँ बंद हो जाना चाहिए ये निजाम सारा, ये जो तबले बजाने वाला काम है, बंद करो इसको। मैं कह रहा हूँ इसको बंद करो, मैं कह रहा हूँ इसको बंद करो। ये फहाशी है, ये बकवास है। शेख साहब आप अपना बंदा साथ लेके आए हैं कि तबला बजाना। आपने ये साबित कर दिया, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि आप अभी तक अकेले क्यों हैं। असल बात ये है, किस बात का मजाक है? बच्चा ना, उसके दिल को लगी है। अच्छा अब बच्चा हो गया और अब बच्चा बड़ा अच्छा हो गया है। मैंने ये नहीं कहा अच्छा नहीं कहा, मैंने कहा बच्चा उसके दिल को अच्छी लगी। वाह शेख साहब, क्या परफॉर्मेंस थी। क्या परफॉर्मेंस थी। आप तो आपने देखा ही नहीं है। मज़द खातून हो के आप मेरे ठुमके देखती रही। अभी तो आपने देखी नहीं है, मेरे ख्याल आपने वीडियो नहीं देखी इनकी। देखें मैं खुदा की कसम ये देखें ये आई एम वजीर दाखिला। आपके हाथ में आप मना कर दीजिए। सर कौन सी वीडियो? रोज आना वजीर दाखिला की वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो। नहीं, वो डांस की वीडियो की बात कर रहे हैं। मैं तो वो वेखी जी लक ते दुपट्टा बन के तुझे थतकार की कहते लगते ए भी दस ना बात पूरी करो ना। ताडे लक ते ताड़े लख दी लानत। लेकिन भाईजान मैंने शेख साहब की वीडियो देखी है। तुमने कौन सी वीडियो देख ली है? मैंने देखी है। क्या मतलब है? क्या बताऊं? ना छोटे बच्चों को है ही नहीं वो। शेख साहब नहीं इतना बड़ा हम यहाँ सियासत की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा प्याला इन्होंने मुंह से लगाया और कर रहे थे। शेख साहब आपने कहा कि ये अपनी हरकतों की वजह से कहीं के कहीं निकल गया। मैं आज वजीर दाखिला हूँ जी, और आप केस भुगत रहे हैं। और यकीन कीजिए कि मैं अगर इनकी जगह पे होता तो मैं रिजाइन कर देता, क्योंकि ये सिर्फ नाम के वजीर दाखिला। क्या नाम का वजीर दाखिला क्या हूँ? लाहौर आए हैं ये वजीर दाखिला जो इनके साथ हुई है। इनके डायरेक्टर जो था FIA वो उसने आना पसंद नहीं किया इनकी मीटिंग में। वैसे आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वजीर दाखिला बने, अब कोई मजीद ख्वाहिश रह गई सियासी? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तेरे खबे गाल पे चपेट मारना है। मैं हैरान हो गया हूँ, एक ऐसा बदवाया हुआ आदमी है, प्रोफेसर है उर्दू का, PhD इसने की हुई है, औरतों के लिबास पहन के हंसा रहा है। चपेट तो याद आया, इन्हें जो बांदर पालिया प्रोफेसर ने चंडा मार के नस गया, कहना मेरे सामने मीता बचन बन के फिरी जा रहे। इसीलिए प्रोफेसर तुझे कहते हैं इंसान दा बंदर बन के बैठ। आपको दुआ देना चाहता हूँ, अल्लाह करे आपका नून लीग से समझौता हो जाए, दोबारा मियां नवाज शरीफ की जपिया पपियां करें। मैं किसी जगह चपड़ासी लग सकता हूँ, नून लीग को कभी नहीं ज्वाइन कर सकता। चपड़ासी? नहीं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वजीर दाखिला जी जी ओहो छोड़ दे सारी बात, ये क्या है जी? चलो किसी ने इज्जत से बुला ही लिया, इसकी बात सुन ले। जी शेख साहब, मुखालिफिन आप पे इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाते जा रहे हैं, आप कुछ कह ही नहीं रहे। इल्जाम हमेशा मुझे पे क्यों लगते हैं? आपके करतूत ऐसे हैं। अब ये रिंग रोड के ऊपर मिसाल के तौर पे किसी ने मुझ पे इल्जाम लगाया, शेख रोहेल असगर पे क्यों नहीं लगाया? मैं वहाँ रहता नहीं, मेरी जमीन नहीं है वहाँ। शेख साहब देख लें खड़ा कर। चलो कहते हैं, अगर अस्यूम करते हैं अगर मैं हथियार हूँ जमीन, मैं किसके लिए करूंगा? आप किसके लिए करते हैं? के लिए करते हैं ना, मेरा बाल बच्चा पिंडी है। इल्जाम आप पे ये नहीं है कि आप हथियार हैं, आपने महंगे दामों जमीन बेची है। ओहो वो तो कुव्वत खरीद बढ़ गई है लोगों की, क्यों ना बेचें? नहीं, चूंकि आप लोगों ने मैनिपुलेट करके रिंग रोड वहाँ से निकाली है, उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई है। शेख साहब इल्ज़ामात मानना सीखें। आप रेलवे में थे, इल्ज़ामात लगे, किसी ज़माने में वज़ीर सकाफत होते थे, उस वक्त भी इल्ज़ामात लगे थे ना। फजूल बातें किए जा रहा है, जिसके इल्ज़ाम लगे थे उसकी शादी। फजूल बातें कर रहा है। वैसे शेख साहब, आपके खट्टे मीठे जुमलों ने बहुत से अदाकारों के दिल में घर कर लिए हैं। वाह। वो आपको अपनी पसंद मानती हैं। वाह। तो आपको उनके बारे में क्या ख्याल है? शेख साहब मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आती, आप जवाब दें। मैंने आपसे बात की है वज़ीर दाखिला साहब। नहीं, मेरे बहाफ पे वो दे एज मेरे पिए के वो दे सकते हैं। शर्म आती है, क्या क्या मत निशानी है।
भाईजान आप यू टर्न ले लेते हैं? यार मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो फिर आपका गुस्सा क्यों यू टर्न ले रहा है? ये बेटा तेरे जैसे लोगों के लिए उनका गुस्सा यू टर्न ले न ले, तेरे प्यू ने यहाँ से यू टर्न ले लेनी। यू टर्न नहीं तू लेगा तो प्योर टर्न लेगा। और तीनों हजरात उसके साथ एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। तू ज्यादा नहीं बुड़बुड़ कर रहा। मैंने पिछले दिनों अपने एक बयान में गंडासे का जिक्र क्या कर दिया, सारे मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने ये चैप्टर ही क्लोज करने के लिए आज गंडासे के मौजूद को यहां बुला लिया। यानी मैं क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। खून पसीना, वैशी जट, मफरूर, मेला, चौधरानी, सलाखें, दूरियां, बेशुमार नेशनल अवार्ड, बेशुमार नगार अवार्ड, बेशुमार बुलान अवार्ड। इज्जत माब हसन अस्करी साहब, वेलकम टू द शो जी। जी शुक्रिया। हसन अस्करी साहब, पहले तो ये बताएं, अच्छी खासी मटियारने खेतों में गाने गाया करती थी, ये आपने गंडासा पकड़ाने का कहाँ से दिमाग में आया? पंजाबी फिल्म मुझे पहली मरतबा चांस मिला तो काश्मीर साहब को मैंने पढ़ा था जी। तो अहमद नदीम काश्मीर साहब का एक अफसाना है गंडासा। गंडासा बिल्कुल, उसका मरकजी किरदार था मौले का किरदार था। काश्मीर साहब खुद भी खुशाब, मियाँ वाली, सरगोधा, जी जी बिल्कुल, इस बेल्ट से आदम खेल वगैरह से जो ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ दुश्मनी या नस्ल दर नस्ल चलती थी, जहालत थी, बिल्कुल जहालत की बिना पे, बिल्कुल जहालत है। दुआ कर सोनिया मी पैज वे हनेरी चल जाए, जमीन फट जाए। कवारी बस पिया ते नक्को नक डुब जाएगा नता। बस पिया ते तुम ही नहीं तरना जानता सोनिया। मैं अपनी टूप भी नाल लेके आया। आगा साहब, आप इतने धीमे मिजाज के आदमी हैं, हलीमत तबा, और आपने ये खौफनाक किस्म का हथियार मुतारफ करा दिया फिल्मों में। ये मैंने मुतारफ नहीं करवाया, ये अंदर की नफ़रतें हैं असल में। गंडासा जो है, जब तक ये नफ़रतें रहेंगी इंसानियत का खून बहता रहेगा। व्यूअर्स, आपको बताना चाहता हूँ हसन अस्करी साहब की प्रोडक्शन में एक फिल्म बन रही है चांद चेहरा, और उसमें हीरोइन का किरदार अदा कर रही हैं समा राज। तो आगा साहब, आपने इनको कैसे डिस्कवर किया? ये तो जब बोलती हैं ऐसे लगता है सुनील शेट्टी गरारे कर रहा है। वैसे आपका प्रोग्राम इतना मुश्किल है जी कि मेरी दो आवाज़ें निकल रही हैं। समय इसका कोई कसूर नहीं। ये एक इंटरव्यू के दौरान मैंने इनको देखा, बहुत खुश शक्ल है, गुड लुकिंग है। इस तरह हुआ हो कि आपकी फिल्म में हीरो ने हीरोइन को उठाया हो, फिर मुड़ के वापस ना आया हो, हीरोइन मिली ना हो दोबारा? मैं 1970 में डायरेक्टर बना, उस ज़माने में हीर फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी। फिरदौस बेगम किस ज़माने में, जब मैं असिस्टेंट था, अभी मैं डायरेक्टर नहीं बना था, तो इतनी मेरी इज्जत और इतना प्यार से मुझे मेरे प्रोड्यूसर से कहा करती थी कि आप अस्करी साहब को डायरेक्टर क्यों नहीं लेते। यही मुझे रिकमेंड किया करते थे डायरेक्शन के लिए। ऐसा हुआ कि जब मेरे डायरेक्शन का चांस मिला तो फिरदौस ही हीरोइन थी, तो मैंने फिरदौस बेगम को हीरोइन लेना था। उसके बाद उन्होंने मुझे बेपनाह परेशान हुआ उनके हाथों। वो कैसे जी? उनका कोई एक रोमांस था जो चल रहा था एजाज दुरानी साहब के साथ। आज दोनों दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला। दोनों बड़े खूबसूरत लोग थे, चाहत भी होती है, पसंदीदगी भी होती है जी। उस रोमांस की जद में मैं आ गया। आप कैसे आ गए? उस जद में ऐसे आ गया कि इश्क तो फिर वक्त मांगता है ना जी, तो वो फिर या इसमें वक्त दे देते या फिल्म के या डायरेक्टर ने टाइम जी। तो मुझे जो टाइम चाहिए होता था उसमें वो सुबह अगर 10 बजे का वक्त था तो वो तैयार होके 4 बजे मेरे पास पहुंचती थी। तो इतने में सुधीर साहब खफा होकर घर चले जाते थे वापस के, यार ये कोई वक्त तो नहीं है, मैं सुबह 9 बजे से आया हूँ। देखिए, फिरदौस बेगम को जब आप बुलाते थे सुबह 10 बजे, वो शाम को 4 बजे आती थी। ये समा बेगम है, इनको आप शाम 4 बजे ही बुलाएंगी, सुबह 10 बजे की तैयार बैठी भी होंगी। हाँ, अगर इन्हें कोई शाम 4 बजे में अगर इन्हें कोई इजाज़त दुरानी ना मिल गया तो मतलब ये। आगा साहब, एक बात बताएं जी, आज तक फिल्म और टीवी का कोई बंदा आपके दरवाजे पे नहीं गया, जब भी मिले हैं आप खुद मिले हैं सबसे, क्या वजह है? घर में ज़रा वक्त कम गुजारा है, स्टूडियो में ज़्यादा गुजारा है, तो लोग स्टूडियो में ज़्यादा आते रहे। स्टूडियो दे विच थोड़ी जी जरा सेपरेशन हुंदी है, घर वालियां नूं हर गल दा पता लग जाए।
अच्छा, वैसे एक खबर मैं यहाँ दे सकता हूँ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वहीद मुराद भी तो एक दफ़ा आपके पास काम के सिलसिले में हाजिर हुए थे। वहीद मुराद एक बहुत बड़े बाप के मतलब फैमिली के फर्द थे, बहुत बड़े बाप के बेटे थे। अपने अरूज के ज़माने में ज़रा सलाम का जवाब कम दिया करते थे जी। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको ज़रूरत महसूस होती है कुछ लोग सलाम करें आपको, फिर वो लोग दोबारा हाथ नहीं उठाते सलाम करने के लिए। तो उन्होंने आपको क्या कहा था? तो मैं एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था, मोहम्मद अली शबनम थे मेरे साथ इस्लामाबाद में जी। तो वही साहब जो थे वो बेचारे नेगलेक्ट हो रहे थे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। हम एक ही होटल में थे तो मुझे रास्ते में मिले कॉरिडोर में, होटल के कॉरिडोर में, और मुझे कहने लगे कि मेरा नाम वहीद मुराद है और मेरे लिए आपके पास कोई काम है। तो उनके चले जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कि आदमी अपने अरूज का जो ज़माना होता है उसमें अपने जो अपने साथी हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने से जो छोटे लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। ये दसो कि थानू आसिया जी चंगे लगते सन कि अंजमन? मैं जो वैशी जेड बनाई उदो अंजमन का कोई वजूद नहीं सी। नहीं तो उदो तुसी किन्ने क वैशी सी? मैं काफ़ी वैशी सा, मतलब एक बंदा 26-27 साल का होवे तो अंदर काफ़ी वैशियत होंदी। आगा साहब कौन सी ऐसी सिंगर्स थी जिनकी ख्वाहिश होती थी कि आपकी फिल्म में गाने गाएं? मादाम नूरजहां के अलावा और कौन हो सकता है? तो एक दावत थी, उसमें दिलीप साहब उसमें शरीक थे, दिलीप कुमार। जब मादाम आई तो बिल्कुल मैं देख रहा था बच्चों की तरह वो तस्वीरें बना रहे थे उसके साथ। और मैं ये भी समझता हूँ मादाम अपने मिजाज के मुताबिक सिर्फ इसलिए खड़ी हैं कि वो सायरा बहनों को ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि जब तक मैं नहीं बैठूंगी ये नहीं बैठेगा। कहीं दिलीप साहब ने ये कह दिया कि आप हमारे पास होती हैं, आपके गाने हमारे ऊपर पिक्चराइज होते हैं, आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है इससे हम फ़ायदा उठाते। लेकिन एक मतलब ये भी निकल रहा था कि आपकी आवाज़ को पाकिस्तान में प्रॉपर नहीं इस्तेमाल किया गया। अगर हमारे पास होते तो हम इससे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते। ये बात मादाम को कहीं नागवार गुजर गई जी। अब दिलीप साहब कह रहे हैं कि जी तुसानू याद है, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जी कि वो लाहौर रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत होता सी या किस तरह का होता सी, या अनारकली बाजार किस तरह से। और वो कह रही थी मैं तो गांधी अली अस्करी जी ली और मैं तो इनके लिए गाती हूँ, ये क्या अच्छे लोग हैं, क्या पाकिस्तान के कितने बड़े डायरेक्टर। उन्होंने दिलीप कुमार को ये साबित कर दिया कि तुम मेरी इज्जत कर रहे हो और जिसकी मैं इज्जत करूँ वो कितना बड़ा होगा। आगा जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त जवाल का शिकार हो चुकी है, तो आपके ख्याल में फिल्म के रिवाइवल के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए रिवाइवल इसका जो है जी, एक तो इस पे हुकूमत की सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है जी। हमारे ज़माने में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, हमारे निगार खाने ही हमारा इंस्टीट्यूशन थे, हमने यहीं से सीखा जो कुछ। आजकल माशाल्लाह बेशुमार इदारों में फ़िल्म को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक चल रहा है उसमें शेख साहब जी, प्रॉब्लम चल रहा है कि बंदा वो पढ़ा रहा है जिसका फिल्म से ताल्लुक़ नहीं। हमारे मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया के, लेकिन हमारा तशख़्ख़ुस भी बिगाड़ा गया। हमारे पास वो सरमाया नहीं आया, जो कुछ लोग नहीं आए कि उन पे ये इल्ज़ाम लग जाएगा। वो बहू बेटियों वाले थे, उनके जवान बच्चे थे, उन्होंने फिल्म में सरमायाकारी नहीं की। उन्होंने कि यहाँ ये इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये फ़िल्म की रंगीनी की खातिर, जो फिल्म की जो एक रंगीनियाँ हैं और फिल्म जो एक है उसकी वजह से ये फिल्म बना रहे हैं। हालांकि कोई आर्ट लवर भी हो सकता। 76 बरस की उम्र में मैं सोचता हूँ मैंने जो इतना काम किया है, मैंने 60 के करीब फिल्में बनाई हैं, मेरी फिल्मों ने बेपनाह बिजनेस किया है, सब कुछ किया है। मुझे क्या उस मुआवजे के अलावा जो मुझे मिला है या चंद अवार्ड्स जो हैं, जो मेरी जो कोई दूध वाला कबूल नहीं करता ना, हमारा मालिक मकान जो है उस किराए के वजह किसी अवार्ड को लेने के लिए तैयार है, तो मुझे क्या मिला है यहाँ से। हमारे यहाँ कल्चर में जो गुलकार हैं या गुलकाराएँ हैं या जो अदाकार हैं, उनके अलावा किसी को फनकार ही नहीं समझा जाता। हमें कोई नहीं जानता कि ये कौन है जो पसे पर्दा है। शेख साहब सुन रहे हैं आप? जी जी। आगा जी ने बहुत सी बातें अभी आपको बताई नहीं है। 5 साल तक फ़नून लतीफ़ा पढ़ाते रहे हैं और 60 से ज़ायद फिल्में कर चुके हैं। देखें जी, मैं वज़ीर सकाफ़त तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ कि खान साहब, ये सोचने की बात है कि अगर हम इतना फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए संजीदा हैं, तो ऐसे हमारे पास आगा साहब जैसे लोग, जहाँ दीदा लोग, पढ़े लिखे लोग, इंडस्ट्री को खड़ा करने वाले लोग,
जो पढ़ाते भी रहे हैं, जिनके हर तरह के तजर्बे भी हैं, इनको कोई चेयर दें और इनसे आप इस्तिफादा हासिल करें ताकि ये आपको डायरेक्टर्स खड़े करके दें, प्रोड्यूसर्स खड़े करके दें और वो स्ट्रक्चर खड़ा करके दें जो आपको अच्छी फिल्में बना के दें। एक मिनट, हाँ जी भाभी जी, मैं उन्हें कह देना अनूही भाभी का दुपट्टा लाया और बाजार जान ਨੂੰ बैठी है। झूठ मत बोलो, बोले भाभी का दुपट्टा लेंदी ही नहीं। आपके दौर के राही साहब और मुस्तफा राही साहब, क्या बात, इनको देखे जैसे सब्जी मंडी के पल्लेदार होते हैं। गाने आगा साहब दी फिल्म स्टार्ट होंदे ही मरण वाला। इसके साथ ही लेते एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। खातिनों हज़रात, अच्छा शेर क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। आसान जवाब तो ये है, वो ख्याल जो दिल में उतर जाए, अच्छी शायरी है। वाह, बेस्ट थॉट्स इन बेस्ट वर्ड्स। जी, जज्बात के वफूर का बेपाया इजहार शायरी है। और सर बेपाया मंजी हो सकती है, शायरी नहीं। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल इमोशंस। सानू बेपाया दी नहीं समझ आ रही, तुसी पावर ऑफ सोल्यूशन पा लिया। बेपाया मतलब बेतहाशा, जैसे आप बेतहाशा बदतहजीब हैं। आओ जी, ताड़ी ते लखनऊ च 1000 रुपए के नोट ते फोटो छप दी। सर, ये जो शेर की तारीफ आप बता रहे हैं, इसमें विजडम की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। बुनियादी तौर पर शेर महसूस करने और हज़ उठाने का नाम है। लेकिन मुझे अब अफलातूनी ख्यालात की हामी नजर आती है। जी हाँ, वो अफलातूनी ख्यालात की हामी है और हम अफलातूनी मोहब्बत के। क्या बात है। मैं कहा प्रोफेसर साहब रोटी खाने कड़ी डोल गई है। तो मेरी है, ये उनकी टाई है। इस जाहिल की सोच मैदे से शुरू होकर मैदे पे खत्म होती है। वैसे जख्मी साहब, जी फरमाइए। ये अफलातूनी मोहब्बत कौन सी होती है? बगैर किसी गर्ज और इजहार के किसी को चाहते रहना। वैसे जख्मी साहब जी, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि अफलातून हर ऐसे जज्बे को मुखर्रबुल अखलाक समझते थे। क्या समझते थे? मुखर्रबुल अखलाक। और बस कर दे मुश्किल पसंदीदा मारिया, और तेरिया ब्रांचा ते खब्बे सजे भी खुल गई ने। भाई अफलातून तो शेर के मामले में कूड़ था। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ अच्छा शेर वो है जो आफाकी जज्बात की तर्जुमानी करे, सुनने में मौसीकियत से मुरस्सा हो और समझने में सोच का एक समंदर दिखा दे। मरसा और मरासी ते सुनिया सी, मरसा किथों आ गया है? आपने मरासी सुना था? ताज्जुब है। ऐसे शेर तो मिर्जा गालिब के ही हैं, लेकिन वो मुश्किल भी बहुत हैं। समझा ये जाता है कि गालिब एक मुश्किल शायर हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि गालिब से ज्यादा आसान शायर कोई था ही नहीं। वाकई? जी, जो मुश्किल ख्याल को जमालियात में मलफूफ करके ऐसे पेश करे जैसे तश्तरी में लबे शीरी। सर, अब ये लबे शीरी क्या है? ये एक डिज़र्ट होता है जिसमें दूध, कस्टर्ड, मुख्तलिफ फ्रूट्स होते हैं, जेली होती है, आइसक्रीम डाली जाती है और बड़ा ही मज़ेदार होता है। अच्छा अशक साहब, आप अपनी बातों में गालिब को क्या आसान शायर साबित करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल। गालिब लफ्जों से तस्वीर बनाते हैं, कहानी बुनते हैं। अगर आप उस तस्वीर को पहचान जाएं तो आप कहानी को भी समझ जाएंगे। तस्वीर समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे देखिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, क्या इसे हर कोई समझ पाता है? प्रोफेसर साहब, आपका क्या ख्याल है कि गालिब के शेर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह हैं? अरे मैंने बात समझाने के लिए बात की थी। अब गालिब की शायरी को आप तस्वीरकारी तक महदूद ना करें। मुश्किल पसंदी का एहसास तो गालिब को खुद भी था, खासतौर पर इब्तदाई शायरी जो रंगे बेदल में है। समझ आती है आपको? कैसे? भाई देखिए वो खुद कहता है। या आप रंगे बेदल की बात कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, रंगे बेदल में रेख्ता कहना अस्तुल्लाह खां क़यामत है। उसे कहने में भी दुश्वारी थी, लोगों को समझने में भी दुश्वारी थी। मसलन यार मसलन क्या, वो शिकवा नहीं करते रहे कि आप लिखते हैं और आप उठा रखते हैं? क्यों कहते थे? भाई उस जमाने में लोग महबूब के सरापे के सिवा कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, जबकि गालिब ख्याल की बुलंदियों पर थे। ये ख्यालात की बुलंदियां तो आज तक समझी जा रही हैं। उस वक्त लोग गालिब को इसी तनाजुर में देखते थे। कभी ढूंढने की शायरी हो रही है, महबूब के खद ख्याल बयान हो रहे हैं, हिजर फराक के मामलात हैं, गुल बुलबुल की बातें हैं, सागरो मीना, सारी शायरी भरी हुई है। चलिए महबूब को लीजिए, गालिब के यहाँ महबूब का सरापा कहीं बयान नहीं हुआ। भाई यही तो गालिब की फनकारी होशियारी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि चालाकी है कि वो कभी परफेक्शन की तरफ नहीं जाता। बात कह भी जाता है
लगता है कि जैसे बात अभी अधूरी है। आप कहते हैं कि सरापा बयान नहीं करता, गालिब से अच्छा सरापा कौन बयान कर सकता है? तू और आराइश हमें काकुल, मैं और अंदेशा है दूर दराज। बात समझ में आती है, लेकिन आम शायरों की तरह नक्शो निगार नहीं बनाए। बस यही तो बात है, महबूब का सरापा बयान किए बगैर उसकी प्रेजेंस दिखा देता है। नहीं, वो तो गालिब थे, बड़े लोग थे, वो सरापे पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। क्या मतलब? लेकिन हम अपने दिल पे जबर नहीं कर सकते। आशिक साहब, गालिब नू की पता स्यापा के हुंदा है? क्या मतलब? स्यापा तो कर दिए ना साडे पेट दिया औरतां। स्यापा वे शीदिया मैं महिला आनी, वे कोठियां कार आनी, वे मैं जदों दी तेरे कार आई मैं भुखी मर गई। हाय वे शीदिया तेरा कख ना रवे, वे मक्खियां दे छुट्टे मार मार के वे किड्डा मोरा करदा है जे सूट रख लिया। हाय वे मेरे जदों भी पेके आए इथों भुखे गए, पानी दा घुट भी नहीं पीता, ते तेरे इथों जदों भी जांदे ढिड पार पार के जांदे ने। हाय वे तेनू डाकू पै जाण, वे तेरी ओ भी गल बर्दाश्त कीती जदों टीरी आखना मेरी मासी ना भूंडी लाउंदा थे। वे मेरी भैन दे 5 मुंडे मेरे दो, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता। ये क्या बिठा दी आपने उनके साथ स्यापा करने वाली रिछनी? आपके भी ज़ौक़ को दाद देना पड़ती है। हूर की बगल में तरबूज। ओए औखे लफ्ज बोलन आलिया, और तेरे कलमी दीवान बारिश भेजा। सौखे लफ्ज साडे तो दूर करने वालिया, अल्लाह करे तेरी डायरी चो कोई शायरी मिटा के ब्याहां दे फंक्शन लिख जाए। प्रोफेसर साहब, अगर आप पाँव के दोनों अंगूठे बांध के यहाँ लेट जाए ना, तो इस स्यापे का माहौल दोबारा हो जाए। लाल कुर्ते आलिया, वे तू मसहरी च लेटे तेरे पिंडे ते भूंड लड़ जान। हाय तू वलीमे वाले दिन सोजा ने इंज फिड़े जिवें फटे ते पेड़े पे ने। वाले दिन कुल्ला पावे विचों ककियां कीड़ियां निकले आन। अरे अरे भाई एक मिनट, अश्क साहब आप अपने हम मशरब लोगों में खुश रहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। हाय वे तेनू इजाजत है, वे नहरां दा पानी पी के प्यास बुझाउण वालिया। हाय 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 दरख्तां ते गलत शेर लिखण वालिया, तैनू गालिब दी पई है, मेरे सिर तो छत खोई गई। हाय वेखा वे ऐनका ला के वेख सुहागणा उजड़ गईयां। एक मिनट सुन लीजिए, देखिए गालिब बहुत बड़ा शायर है। अश्क साहब जरा बात को आगे बढ़ाइए ना। हाय तू साडी सुन वे जलादां दी हाजरी लाउण वालिया। अरे 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 साहब देखिए, पहले ही हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि आप इस अदबी माहौल को गारत कर देते हैं, थोड़ा सा लिहाज कीजिए। जी आप गालिब पर बात बढ़ाइए। हाय वे तेनू लोकां दी पई है तलवारां ना फोड़े छिलण वालिया। बस बहुत हो गया, हमने खातीनों हजरात रुस्ताक करना था, जो सारे का सारा वही है। अगले प्रोग्राम में अगला प्रोग्राम फिर तेरे वर्गे बंदे ने गड्डी पिछे अपनी सस दा नाल खाया हुंदा राणो